ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आप घर पर खैर आफियत से होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं आपका ई क्लास संवेदा प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। मैं आपको 7वीं जमात का साइंस मज़मून लेने के लिए हाजिर हुई हूँ। बच्चों, हमने पिछली जमात में पौधों में तग़ज़िये के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करे हैं। आज उसी का और आगे का सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पौधों में तग़ज़िया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पिछली पीरियड में हमने पौधों में तग़ज़िये में खुद परवर और ज़ियाई तालीफ के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल कर चुके थे। अब हम पौधों में तग़ज़िये के दूसरे तरीक़ों से मुतालिक़ मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर एक सरगर्मी करेंगे। जस्ट लास्ट जो हम पिछली क्लास में पढ़े थे उसका इयादा करते हुए आप लोगों को क्या करना है, ये जोड़ लगाना है। ए कॉलम में जो है उसे बी से जोड़ लगाना है। देखिए, ए में क्या है, क्लोरोफिल, ज़ियाए पौधे, हाफिज़ खुलिये, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो बी में सूरज, खुद परवर, सब्ज़ रंग, पत्तियाँ, स्टोमेटा। तो इनसे इनकी जोड़ लगाना है। ज़रा जल्दी से करिए। हो गया? तो हम एक बार तब इसको चेक कर लेते हैं। शाबाश। क्लोरोफिल, तो इसका जवाब क्या था? उसका सही जोड़ क्या है? सब्ज रंग। क्लोरोफिल जो हरा, सब पत्तियों में हरा रंग होता ना, यानी जिसे हम सब्ज रंग भी कहते हैं, तो वो क्या है? क्लोरोफिल है। नेक्स्ट, ज़िया। ज़िया के माने क्या कहते हैं? सूरज के होते हैं। वेरी गुड। पौधे, पौधे यहाँ पर पौधे क्या है? खुद परवर है। वेरी गुड, आपने बहुत ही सही जोड़ लगाई है। पौधों को हम खुद परवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि पौधे अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? खुद परवर कहते हैं। यहाँ पर महाफिज़ खुलिये। महाफिज़ खुलिया के सही जोड़ क्या है? स्टोमेटा। शाबाश। स्टोमेटा क्या है? महाफिज़ खुलियों से घिरे हुआ होता है। ये जो महाफिज़ खुलिया में जो खाली जगह होती है ना, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, महाफिज़ खुलियों में बनने वाली खाली जगह को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। शाबाश, ये भी सही है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का सही जवाब क्या है? पत्तियाँ। शाबाश, यहाँ पर भी क्या है? पत्तियों में ही क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स तैयार होता है। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जोड़ा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा नबाताती ग़िज़ा की तालीफ। यहाँ पर पौधे ज़ियाई तालीफ के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं। ये तो हम पिछली क्लास में पढ़े हैं। यानी पौधे जो अपनी ग़िज़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स जो तैयार करते हैं, वो किसकी मदद से करते हैं? ज़ियाई तालीफ के ज़रिए या ज़ियाई तालीफ के अमल से करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स असल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ये जो हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं ना, इसमें मेनली क्या पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पर पौधों को प्रोटीन तैयार करने के लिए इनके अलावा, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा, नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है। ये जो पौधे होते हैं अपनी ग़िज़ा जब तैयार करते हैं तो उस ग़िज़ा में प्रोटीन भी बनाना पड़ता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा उन्हें नाइट्रोजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता? पौधे नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गैसी नाइट्रोजन को काबिले इस्तेमाल शक्ल में तब्दील करते हैं। यानी यहाँ पर जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी में चंद ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो गैसी, मतलब हवा में जो नाइट्रोजन होता है ना, वो नाइट्रोजन को हासिल करके काबिले इस्तेमाल शक्ल में तब्दील करते हैं। और साथ ही साथ
यहाँ पर इसके अलावा किसान क्या है, नाइट्रोजन से भरपूर खाद मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे पौधे क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दीगर ग़िज़ाई प्रोटीन और चर्बियाँ की भी तालीफ करते हैं। तो यहाँ बैक्टीरिया भी क्या है, गैसीय नाइट्रोजन को काबिल इस्तेमाल शक्ल में तब्दील करते हैं, और साथ ही साथ किसान क्या करते हैं, नाइट्रोजन से भरपूर खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पौधों को क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो भी उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी होती है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, राइबोसोम बैक्टीरिया है। यही वो बैक्टीरिया है, यही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो गैसी हवा में मौजूद गैसी नाइट्रोजन को क्या है, काबिल इस्तेमाल शुदा हालत में तब्दील करता है। और यहाँ पर देखिए किसान क्या करते हैं, खाद का इस्तेमाल करते हैं। खाद, फसलों को खाद देकर उसको क्या है, जो नाइट्रोजन की कमी है या जो दीगर ग़िज़ाई ज़रूरत की कमी है उसको पूरा करते हैं। यहाँ पर भी देखिए खादों के चंद एग्जाम्पल्स, ये देखिए यूरिया है, ये सब ये क्या है, चंद खादें हैं, खाद के मिसालें हैं जो किसान पौधों के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे पौधे क्या है, नाइट्रोजन हासिल करते हैं, नाइट्रोजन या जो भी ग़िज़ाई ज़रूरतें हैं इससे हासिल कर लेते हैं। अब पौधों में तग़ज़िया के और कौन कौन से तरीक़े हैं इसके तरफ बढ़ते हैं। पौधे तग़ज़िया के लिए और कौन कौन से तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं इसके तरफ बढ़ते हैं। तो देखो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। हमें ये मालूम है कि पौधे ग़िज़ाई तालीफ करने के लिए, यानी पौधे ग़िज़ा बनाने के लिए मेन उनको क्या होना है, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल, ये इनकी मदद से ही क्या है, पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। अगर पौधों में क्लोरोफिल नहीं है तो फिर वो कैसा हासिल करते पौधे ग़िज़ा? तो ऐसे पौधे अपनी ग़िज़ा की तालीफ नहीं कर सकते। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता वैसे पौधे क्या है, अपनी ग़िज़ा की तालीफ नहीं करते। तो अब हमारे पास ये सवाल आता है कि पौधे अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते होंगे? ऐसे पौधे जिसमें क्लोरोफिल नहीं है तो वो पौधे अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते होंगे? तो बच्चों ऐसे बहुत से पौधे हैं जो अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानवरों पर इन्हिसार हैं, यानी अपनी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों पर मुनहसर होते हैं। बाज़ पौधे कीड़ों को खाकर अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और बाज़ पौधे सड़े गले अजसाम को खाकर अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अपनी ग़िज़ा तो पौधे मेनली ज़्यादातर पौधे क्या है, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, ज़ियाए तालीफ के ज़रिए अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। लेकिन बाज़ पौधे ऐसे भी हैं वो अपनी ग़िज़ा किससे हासिल करते हैं, कीड़ों को खाकर हासिल करते हैं। और बाज़ पौधे ऐसे हैं जो सड़े गले अजसाम को खाकर अपनी ग़िज़ा पूरी करते हैं। ये जो ग़िज़ा के लिए दूसरों पर इन्हिसार होते हैं, हम पहले से हमें मालूम है, खुद परवर और गैर परवर के ताल्लुक में फ़र्क देखे थे। खुद परवर यानी जो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं उन्हें खुद परवर कहते हैं, और जो ग़िज़ा के लिए दूसरों पर इन्हिसार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गैर परवर कहते हैं, यानी हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। तो गैर परवर तरीक़े तग़ज़िया क्या है, यानी हेट्रोट्रोफिक मोड क्या देखें। गैर परवर पौधों की किस्में। गैर परवर पौधे, जो पौधे अपनी ग़िज़ा नहीं तैयार करते, अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरों पर इन्हिसार होते हैं, उनकी किस्में क्या हैं देखेंगे। ये देखिए बच्चों, तुफेली पौधे जिसे हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। हश्रखोर पौधे हैं जिसे इंसेक्टिवरस प्लांट्स, हश्रखोर, हश्र माने कीड़ों को खाकर, खोर कीड़ों को खाकर अपनी ग़िज़ा बनाने वाले पौधे। और बाज़ पौधों को क्या है, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ये तमाम क्या कहलाते हैं, गैर परवर पौधे हैं। ये गैर परवर पौधों की किस्में हैं। तुफेली पौधे यानी पैरासिटिक प्लांट्स, हश्रखोर पौधे इंसेक्टिवरस प्लांट्स और सेप्रोफाइट्स, ये गैर परवर पौधों की किस्में हैं। सबसे पहले चलते हैं तुफेली पौधे। तुफेली पौधे किसे कहते हैं, इनके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे, या तुफेली पौधे अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को किस तरीके से पूरा करते हैं इसके ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। ये पौधे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये है कि ये पौधे खुद ग़िज़ा नहीं तैयार करते। ये जो तुफेली पौधे हैं ये क्या है, गैर परवर पौधे हैं। ये तो पक्का है कि ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते।
तो फिर ये पौधे क्या करते हैं, मेजबान पौधों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। मेजबान माने जिस पर वो चढ़ते हैं या जिस पर वो रहते हैं, जिस पौधे पर भी या जिस जानवर पर भी रहते हैं, उससे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। ऐसे पौधों की एक बेहतरीन मिसाल है अमरबेल। अमरबेल क्या है, तुफेली पौधे की एक बेहतरीन मिसाल है। ये बेल पीले रंग की होती है और इस बेल में, ये जो अमरबेल है, इस बेल में हवाई जड़ें होती हैं। इस बेल में क्या होती हैं, हवाई जड़ें होते हैं। इन हवाई जड़ों को हम क्या है, होस्टेरिया या होस्टेरिया, हाँ होस्टेरिया कहते हैं। ये होस्टेरिया क्या करते हैं, ये जो अमरबेल है या तुफेली पौधों की एक मिसाल जो अमरबेल हमने कहा है, ये होस्टेरिया, उसमें हवाई जड़ें होती हैं, वो हवाई जड़ों को क्या है, हम होस्टेरिया कहते हैं। तो ये होस्टेरिया क्या करते हैं, ये होस्टेरिया की मदद से मेज़बान पौधे से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। ये जो तुफेली पौधे हैं, ये तुफेली पौधों में जो मिसाल अमरबेल के लिए हम मेनली, तो ये अमरबेल क्या करते हैं, होस्टेरिया की मदद से मेज़बान पौधे से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, अमरबेल की एक मिसाल है। इसमें जो पीले कलर की जड़ें दिख रहे हैं ना, ये क्या है, होस्टेरिया है। ये पीले कलर की क्या है, अमरबेल है। और इसमें जड़ें कैसी होती है, इसमें देखिए बच्चों, हवाई जड़ें होती है। ये हवाई जड़ों की मदद से क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो समझ में आया, तुफेली पौधे क्या हैं, तुफेली पौधे वो जो ग़िज़ा के लिए दूसरों पौधों पर इन्हिसार होते हैं और इनसे अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा करते हैं और उन्हें तग़ज़ियात से महरूम करते हैं। अपनी ग़िज़ा ले लेते हैं और जो मेज़बान पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, उनकी तग़ज़ियात, वो उन पौधों को तग़ज़ियात से महरूम कर देते हैं। और इसकी मिसालें और हैं। ये देखिए, ये जो खूबसूरत लाल कलर का फूल दिख रहा है ना, ये क्या है, रफ्लेशिया कहते हैं। ये रफ्लेशिया सबसे क्या फूलों की जो किस्में हैं, सबसे बड़े इसका जसामत वाला फूल है रफ्लेशिया। ये तुफेली पौधे की एक मिसाल है। और साथ ही साथ ये है ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस। ये तुफेली पौधों की मिसालें हैं। अब चंद पौधे ऐसे भी हैं जो कीड़ों को खाकर अपनी ग़िज़ाइयत को पूरा करते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, हश्रखोर पौधे कहते हैं। अब देखेंगे हश्रखोर पौधे क्या हैं, कौन कौन से हैं और वो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को किस तरीके से पूरा करते हैं। देखो बच्चों, जो कीड़ों को फांस कर हजम कर लेते हैं, हश्रखोर पौधे कहते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है पिच्चर का पौधा। ये देखिए बच्चों, ये है पिच्चर का पौधा। अब ये पिच्चर का पौधा किस तरीके से कीड़ों को फांसता है, उसके ताल्लुक से थोड़े सा मालूमात हासिल करेंगे। ये पिच्चर के पौधे का साख कैसी होती है, सुराही नुमा होती है और इसकी एक फनी, उसकी जो फनी होती है, एक ढक्कन का काम करती है। इस सुराही के अंदर जो सुराही नुमा साख्त होती है ना, उस सुराही के अंदर क्या होते हैं, बाल होते हैं जिनका रुख नीचे की तरफ होता है। वो सुराही नुमा जो साख्त रखते हैं ना पिच्चर का पौधा, उसके अंदर बाल होते हैं और वो बालों का रुख कैसा होता है, नीचे की तरफ होता है। और जब भी कोई कीड़ा इस सुराही पर बैठता है तो ढक्कन इस सुराही का ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है। कीड़ा बाल में फंस जाता है और उसी में ही हजम हो जाता है। देखिए, ये है ना, एक सुराही है, आपको नजर आ रहा है ना, सुराही है, सुराही के ऊपर एक फनी ढक्कन का काम कर रही है। उस सुराही के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। वो बाल का रुख हमेशा नीचे की तरफ होता है। जब भी कोई भी कीड़ा आकर उस पर बैठता है तो फिसल कर क्या होता है, वो बालों में जकड़ जाता है और जैसे ही वो कीड़ा बालों में जकड़ जाता है तो वहीं पर वो क्या होता है, हजम हो जाता है। इस तरीके से पिच्चर का पौधा क्या करता है, अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरा कर लेता है। इसकी और मिसालें देखिए बच्चों, ये क्या है, सनड्यू प्लांट कहते हैं। सनड्यू प्लांट भी क्या है, एक हश्रखोर पौधा है। और ये देखिए, ये वीनस फ्लाई ट्रैप है। यहाँ देखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप में जब एक मक्खी किस तरीके से जब बैठती है तो उसका फनी किस तरीके से
بند ہوتا ہے. جیسے ہی وہ مکھی اس کے اندر بیٹھتی ہے تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ بند ہوتا ہے کہ مکھی تڑپ تڑپ کر وہیں مر جاتی ہے. وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وہیں کیا ہو جاتی ہے, تڑپ تڑپ کر اپنا دم توڑ دیتی ہے, اور وہ جو وینس فلائی ٹریپ ہے اس سے اپنی تغذیات کو حاصل کر لیتا ہے. اور یہ وہی پکچر کا پودا ہے. اس میں اسنائل کوئی بھی کیڑا رہنے جب بھی جاتا ہے تو وہ اس کی خوشبو کے تحت اندر جاتا ہے. جیسے ہی وہ اندر کی رخ لیتا ہے تو پھنی کا ڈھکن بند ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہے, اندر پھنس جاتا ہے اور وہیں پر وہ کیا ہے, ہضم ہو جاتا ہے. یہاں پر اسنائل ہے, اسنائل کا آپ دیکھ رہے ہیں پکچر, تو اسنائل کیا ہوتا ہے, پھسل کر اندر گر جاتا. اور یہاں پر دیکھیں وینس فلائی ٹریپ, یہ بھی کیا ہے, سینڈیو پلانٹ ہے. سینڈیو پلانٹ کا بھی ایسا ہی ہے. جیسے ہی کوئی کیڑا یا مکوڑا کوئی بھی کیا ہے حشرات اس پر بیٹھتے ہیں تو وہ پوری طریقے سے کیا ہوتا ہے, بند ہو جاتا ہے. تو یہ پودے ہیں. اور کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں جو سڑے گلے چیزوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں. تو ایسے پودوں کو ہم کیا کہتے ہیں, سیپروفائٹس کہتے ہیں. سمجھ میں آیا بچوں؟ پودے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سڑے گلوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں, تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں, سیپروفائٹس کہتے ہیں. کبھی بارش میں آپ ایسے گندی جگہ جہاں پہ گھوڑ یا کچھ بھی ایسا ہے تو یہ ایسی تصویر دیکھے ہوں گے. یہ کس کی تصویر ہے, جسے ہم مشروم کہتے ہیں. تو یہ کیسے جگہ اگتی ہے, سڑی گلی جگہ یا گندی جگہ پہ یہ اگتی ہے. تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں, سیپروفائٹس کہتے ہیں. تو چلیے اب سیپروفائٹس کی غذائی وہ کس طریقے سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے اس کے تعلق سے تھوڑی سی جانکاری حاصل کرتے ہیں. سب سے پہلے سیپروفائٹس کیا ہیں؟ سیپروفائٹس ایسے پودے جو مردہ یا سڑنے والی چیز سے غذا حاصل کرتے ہیں. سمجھ میں آیا بچوں؟ یہاں پر اور ایک مرتبہ غور فرمائیے. ایسے پودے جو مردہ یا سڑنے والی چیزوں سے, یہاں پر نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, مردہ یا سڑنے والی چیزوں سے غذا حاصل کرتے ہیں, انہیں ہم سیپروفائٹس کہتے ہیں. سمجھ میں آیا بچوں؟ ایسے پودے جو مردہ یا سڑنے والی چیزوں سے غذا حاصل کرتے ہیں انہیں سیپروفائٹس کہتے ہیں. اس کی مثالیں ہیں, یہ دیکھیے, کبھی بھی کوئی سنترا ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہوتا, تھوڑے دن رکھنے کے بعد وہ سڑ گل جاتی ہے. تو یہ سیپروفائٹس کی ایک مثال ہے. آپ بریڈ کو بھی دیکھے ہوں گے, کبھی گھر میں بریڈ لائے ہیں تو بریڈ کو 1-2-3 دن ایسا ہی رکھ دیے یا نمی کے اس میں رکھ دیے تو اس پر بھی کیا ہے, روئی کے مانند وائٹ کلر کا ایک شکل بنتی ہے اس پہ, جسے ہم بوسٹ بھی کہتے ہیں. یہ بھی سیپروفائٹ کی ایک مثال ہے. یہاں دیکھیے کئی درختوں پر بھی اس قسم کے شکلیں آپ کو نظر آتے ہیں. آپ تھوڑا سا غور فرمایا, ایسے چند پودے بھی آپ دیکھے ہوں گے, اسے یہ بھی سیپروفائٹس کی مثالیں ہیں. اور کبھی کبھار فنگس کے کارن, بولتے نا پانی میں زیادہ دیر رہنے سے یا کچھ ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے, ہمارے پیروں میں سڑے ویسا محسوس ہوتا ہے یا ہمارے پیروں میں قسم کا جلن محسوس ہوتا ہے. یہ جلن کس کی وجہ ہے, یہ بھی بیکٹیریا یا سیپروفائٹس کہتے ہیں. یہ سیپروفائٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں, یہ بھی سیپروفائٹس کی ایک مثال ہے. اور کبھی آپ یہ بھی بہت اچھے سے غور کرے ہوں گے, گھر میں اچار بناتے ہیں, اچار کو بند کر کے رکھے تو تھوڑے دن کے بعد اس پر کیا ہے, کالی ایک پرت جمتی ہے, کالی یا سفید قسم کی یا ہرے کلر کی ایک پرت جمتی ہے. یہ بھی کیا ہے, سیپروفائٹس کی ایک مثال ہے. تو یہ سب کیا ہے, ان سب کو کیا کہتے ہیں, سیپروفائٹس. یہ سب تمام چیزیں کیا ہیں, جیسے ہم پھلوں کا سڑنا دیکھے, بریڈ پر آئی وہ جو وائٹ کلر کی روئی کے مانند جو شکل آتی ہے وہ بھی سیپروفائٹ کی مثال ہے. درختوں کے چھالوں پر جو آتا ہے وہ سیپروفائٹس کا ہے. ہمارے پاؤں میں یا انگلیوں میں جو چلن ہوتی ہے وہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے یا سیپروفائٹس کی وجہ سے ہوتی ہے. اچار کا سڑنا, ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم جسے ہم بوسٹ یا فنگس کہتے ہیں, وہ سب تمام کیا ہے, سیپروفائٹس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. تو اصل میں سیپروفائٹس کس طریقے سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں؟ دیکھیے, سیپروفائٹ کا
تغذیہ کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے. جیسا ہم نے دیکھا نا طفیلی پودے کا دیکھے اور بولے تو حشر خور پودے کا دیکھے, اسی طرح سیپروفائٹس کا بھی تغذیہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. یہ عضوے مردہ یا سڑنے والی چیز پر ایک ہاضمی جوس خارج کرتے. دیکھیے بچوں, یہ جو سیپروفائٹس ہوتے ہیں نا, یہ کیا کرتے ہیں, مردہ یا سڑنے والی چیز پر ایک ہاضمی جوس کو خارج کرتے ہیں اور اس کو ایک محلول میں تبدیل کرتے ہیں. محلول مانے معلوم ہے نا, جو منحل اور محلل سے بنتا ہے وہی محلول کہلاتا ہے. اسے ہم انگریزی میں سولوشن بھی کہتے ہیں. ان میں ایک محلول میں تبدیل کرتے ہیں اور تب یہ عضوے کیا کرتے ہیں, مردہ اور تحلیل پذیر مادے سے تغذیات کو محلول کی شکل میں حاصل کرتے ہیں. یہاں دیکھیے بچوں, یہ کیا کرتے ہیں, مردہ اور تحلیل پذیر مادے سے تغذیات کو محلول کی شکل میں حاصل کرتے ہیں. اس قسم کے تغذیے کو ہم کیا کہتے ہیں, سیپروفائٹک تغذیہ کہتے ہیں. جو تحلیل شکل میں تغذیات کو حاصل کرتے ہیں نا, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, تغذیہ. اس قسم کے یا اس ٹائپ کے تغذیے کو ہم سیپروفائٹک تغذیہ کہتے ہیں. اور وہ پودے جو سیپروفائٹک طریقے سے تغذیہ حاصل کرتے ہیں, دیکھیے تحلیل پذیر اشیاء سے اور مردہ اجسام سے جو محلول شکل میں اپنی غذا حاصل کرتے ہیں انہیں سیپروفائٹک تغذیہ کہتے ہیں, اور جو سیپروفائٹک طریقے سے تغذیہ حاصل کرتے ہیں انہیں سیپروفائٹس کہتے ہیں. تو معلوم ہوا بچوں سیپروفائٹس تغذیہ کیا ہے یا سیپروفائٹس کسے کہتے ہیں. ایسے پودے جو سیپروفائٹک طریقے سے تغذیے سے غذا حاصل کرتے ہیں انہیں سیپروفائٹس کہا جاتا ہے. تو اس کلاس میں اب تک ہم نے کیا کیا, کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ اور دیگر غذائی اجزاء کون کون سے ہیں جو ہماری تغذیے کے لیے ضروری ہے یا پودوں کے لیے ضروری ہے, اس کے تعلق سے پڑھے. کاربوہائیڈریٹس وہی جس میں کاربن, ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوتا ہے, ان کو کیا کہتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں. یا کاربوہائیڈریٹس وہ ہے جس میں کاربن, ہائیڈروجن اور آکسیجن ہوتے ہیں, انہیں کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں. تو اس تعلق سے ہم نے پڑھا. اور ساتھ ہی ساتھ طفیلی پودے کیا ہیں, طفیلی پودوں کے بارے میں بھی پڑھا نا ہم نے. طفیلی پودے کسے کہتے ہیں اس تعلق سے پڑھا, اس کے مثالیں کیا ہیں, یہ اس بارے میں بھی ہم نے معلومات حاصل کی ہیں. طفیلی پودے کس طریقے سے اس میں کیا ہے, ہوائی جڑیں ہوتی ہے, ہوائی جڑوں کے ذریعے کیا ہے اپنے تغذیہ, ہوائی جڑیں ہوتی ہیں نا, وہ ہوائی جڑوں کو ہم کیا کہتے ہیں, ہوسٹیریا کہتے ہیں. یہ ہوسٹیریا کی مدد سے اپنی غذا کو حاصل کرتے ہیں. تو یہ طفیلی پودے ہیں. طفیلی پودوں کے لیے ایک بہترین اگزامپل کس کا لیا تھا ہم نے, امر بیل کا لیا تھا جو پیلے کلر کی ہوتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ طفیلی پودوں کے اور اگزامپلس لیے تھے, جیسے کہ رفلیشیا کا پودا ہے اور آسٹریلین کرسمس ہے. یہ تمام کیا ہے, طفیلی پودوں کے بہترین اگزامپلس ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم نے حشر خور پودے کے تعلق سے بھی پڑھا. حشر خور پودے کسے کہتے ہیں, وہ پودے جو کیڑوں کو کھا کر اپنی غذا حاصل کرتے ہیں. یعنی پودوں کو کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ نائٹروجن کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا, تو یہ اپنی نائٹروجن کو کہاں سے حاصل کرتے ہیں, کیڑوں کو پھانس کر اس سے اپنا نائٹروجن حاصل کرتے ہیں. تو انہیں کیا کہتے ہیں, ہم حشر خور پودے کہتے ہیں. حشر خور پودے کے لیے کیا ہے, پچر کا پودا ہے, ہاں سنڈیو پلانٹ ہے, وینس فلائی ٹریپ ہے, اور کئی بہت سے ایسے اگزامپل ہے, اس کے مثالیں ہیں. اور لاسٹ میں ہم نے سیپروفائٹس کے تعلق سے بھی پڑھا. سیپروفائٹس یعنی جو سڑے گلے اجسام سے اپنے تغذیات کو پورا کرتے ہیں انہیں ہم سیپروفائٹس کہتے ہیں. سیپروفائٹس کے لیے کیا ہے, مشروم ہیں, یہ تمام چیزیں کیا ہیں سیپروفائٹس کی مثالیں ہیں. تو بچوں میں سمجھتی ہوں آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی اور سمجھ میں بھی آیا ہوگا. تو جسٹ اب کیا کریں گے, اس تعلق سے تھوڑا سا ہم معلومات اعادہ کریں گے یا اپنے معلومات کی جانچ کریں گے. چلیے اب آپ کو کیا کرنا ہے, میں چند مثالیں دوں گی, اس سے آپ کو صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے. کون سا صحیح جواب ہے اس میں, اس کو چننا ہے. پہلا سوال, امر بیل درج ذیل میں سے کس کی مثال ہے؟
सवाल मैं और एक मर्तबा दोहराऊंगी, गौर से सुनिए। अमर बेल दर्ज झेल में से किसकी मिसाल है? या वो खुद परवर है, तुफेली है, सैप्रोफाइट्स है या मेजबान है? देखो बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन है। एक, खुद अमर बेल क्या खुद परवर है, दूसरा क्या तुफेली है, तीसरा क्या सैप्रोफाइट्स है, या चौथा क्या ये एक मेजबान पौधा है? सही जवाब चुनिए, सही जवाब का इंतखाब कीजिए। सही जवाब बताइए। बिल्कुल सही फरमाया। इसकी सही मिसाल क्या है? इसकी सही जवाब क्या है? तुफेली। अमर बेल क्या है? तुफेली पौधे की मिसाल है। शाबाश। अब दूसरा सवाल, वो कौन सा पौधा है जो कीड़ों को फांसता है और फिर इनको हजम करता है? जरा सोचिए। मैं सवाल और एक मर्तबा दोहराऊंगी। वो कौन सा पौधा है जो कीड़ों को फांसता है और फिर इनको हजम करता है? मैं इसके मिसालें दूंगी। अमर बेल, चाइना रोज, पिक्चर प्लांट या गुलाब का पौधा? बताइए। अमर बेल, चाइना रोज, पिक्चर प्लांट या गुलाब का पौधा? शाबाश। इसकी मिसाल क्या है? इसका सही जवाब क्या है? पिक्चर प्लांट। अब तीसरा सवाल, पौधे जो सड़े गले अज्जा को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिर एक मर्तबा दोहराऊंगी। पौधे जो सड़े गले अज्जा को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तुफेली पौधे, हश्रखोर पौधे, सब्ज पौधे या सैप्रोफाइट्स? सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही। उन्हें क्या कहते हैं हम? सैप्रोफाइट्स। ऐसे पौधे जो सड़े गले से अपनी ग़िज़ा बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। शाबाश। मतलब आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए घर पर एक काम लिख लीजिए, इसको आपको घर में करना है। सवाल मैं पढ़ती हूँ, उसे नोट डाउन कर लीजिए। तुफेली, हश्रखोर पौधे और सैप्रोफाइट्स। गौर से सुनिए। तुफेली, हश्रखोर पौधे और सैप्रोफाइट्स, इन तीनों में कोई 4 फर्क लिखिए। तुफेली पौधे किसे कहते हैं, हश्रखोर पौधे क्या हैं, सैप्रोफाइट्स पौधे क्या हैं? ये तीनों के ताल्लुक से इन तीनों में जो फर्क है उसके 4 फर्क बताइए। होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम असगरी बेगम है, मैं टीजीटी हूँ और मैं गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल गर्ल्स सीबी बल्लारी से हूँ। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.